डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम। रांची के प्राइवेट स्कूलों पर डीसी ने दिखाई सख्ती। रीएडमिशन को बताया पूरी तरह अवैध। 10% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर लगी रोक। उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी। 50,000 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना तय। रायपुर में धर्मांतरण विधेयक पर ईसाई समाज का विरोध तेज। विधेयक को बताया काला कानून। राज्यपाल को सौंपा आवेदन। अमरावती यौन उत्पीड़न मामले में प्रशासन ने की सख्ती कार्रवाई। परतवाड़ा में आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। आरोपी के घर से के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे बिहार की खबर का रुख करके, जहां बिहार की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीय की शपथ ली है। लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने मंच पर ही नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जो इस मौके का खास दृश्य रहा। सम्राट चौधरी के साथ ही विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना था, जिसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि उनके नाम पर नीतीश कुमार की भी सहमति थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि वे बिहार के विकास, प्रगति और सुशासन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मॉडल पर ही काम किया जाएगा और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभाल लिया और सचिवालय में अधिकारियों की बैठक भी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार के विकास के लिए काम आज से ही शुरू हो चुका है और सरकार पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां झारखंड राज्य सरकार और इंडियन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत और वित्तीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में होने वाला यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज पर केंद्रित है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार, राज्य सरकार और इंडियन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में होने वाला यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज पर केंद्रित है। व्यक्ति के लिए जीवन यापन या जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं। कई ऐसे पले भी आती है जहां लोग बिल्कुल असहाय और मजबूर महसूस करते हैं, और खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर।
आज जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर देश दुनिया में कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। अभी कुछ ही साल पहले हम लोगों ने एक ऐसा डिजास्टर देखा जिससे सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुआ, जिसको हम कोविड हम लोगों ने कहा। ऐसी स्वास्थ्य आपदा उस समस्या का समाधान किसी के पास, ना कोई उपचार। अचानक सा एक ऐसा महामारी आया जहां इसी तरीके से लोग बच के निकल गए, लेकिन उनमें से लाखों लोग इस कोविड में जाने भी लोगों की चली गई। पिंडरा जोड़ा में हुए बहुचर्चित पुष्पा हत्याकांड ने अब नया मोड़ ले लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और चास मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी उमेश ठाकुर के पीड़ित परिवार से मिलने के बाद यह मामला केवल अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी रंग में भी पकड़ने लगा है। मृतका पुष्पा कुमारी की मां रेखा देवी ने भावुक होकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी के आरोपी दिनेश मंडल को पुलिस शुरू से बचाती रही। उन्होंने कहा कि वह बार बार अपहरण की बात कहती रही, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। मामले में तब और सनसनी फैल गई जब रेखा देवी ने जेएलकेएम की एक महिला नेत्री पर 10,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस को देने के नाम पर यह रकम ली गई, जिसे उन्होंने कर्ज लेकर जुटाया था। इस खुलासे ने पूरे घटनाक्रम को और विवादित बना दिया है। मीडिया से बातचीत में उमेश ठाकुर ने इसे बेहद दर्दनाक घटना बताते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पीड़िता की मां की फांसी की मांग जायज है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि इस पूरे मामले को लेकर वे जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। वहीं जेएलकेएम नेत्री पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि चास में जब जनता जयराम महतो से जवाब मांग रही थी तो वह गुस्सा कर युवक का मोबाइल तोड़ देते थे। रांची के सभी निजी स्कूलों में कड़ाई करते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने रीएडमिशन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। तो वहीं स्कूल यूनिफॉर्म के साथ किताब को लेकर नियम पर जोर देकर शुल्क निर्धारण संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। ये बैठक रांची विश्वविद्यालय स्थित आर्यभट्ट सभागार मोरहाबादी में डीसी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अन्य शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी चर्चा हुई। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी विद्यालयों ने ही ये चेतावनी दी कि पीटीए गठन की सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर भी अपलोड करनी चाहिए और इसका लिंक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को भेजना होगा। वहीं झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्यालयों को विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने सख्त आदेश दिया कि विद्यालय परिसर में पुस्तक विक्रय नहीं किया जा सकेगी। अभिभावक खुले बाजार से किसी भी विक्रेता से पुस्तकें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। विद्यालय किसी विशेष वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। वहीं उल्लंघन पाए जाने पर 50,000 से 2,50,000 तक का जुर्माना तथा गंभीर मामलों में आरटीई अनापत्ति रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
बेरमो में के फुसरो में आज युवा व्यवसायी संघ द्वारा प्रदूषण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बढ़ते प्रदूषण और उसके दुष्प्रभावों को लेकर संघ के सदस्यों में काफी आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यवसायी और स्थानीय लोग एकत्र हुए। वहीं दूसरी ओर बेरमो अंचल अधिकारी संजीत कुमार ने इस प्रदर्शन की कड़ी निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के इस प्रकार का प्रदर्शन प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है और कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं पर प्रशासन गंभीर है और संबंधित विभागों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई की जा रही है। प्रकार के धरना प्रदर्शन का हमें या इस कार्यालय को या थाना प्रभारी को या फुसरो नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को पूर्व में किसी भी संगठन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना नहीं दिया गया है। वो आपके माध्यम से हमें ये पता चल रहा है सर। अगर चूंकि यहाँ पे जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, आम जन के लिए काम होते हैं, ये ऑफिस हमारा नहीं है, राज्य सरकार का ऑफिस है, राज्य सरकार की गतिविधियाँ चलती है। देखिए, हम लोग खुसरो बाजार लगातार निरंतर रूप से त्रस्त है। जहरीले प्रदूषण के खिलाफ हम लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाया। अभी कुछ दिन पहले अपना जावेद खान भी मास्क बांटे हैं और इससे पहले हम लोग जब आवाज़ उठाए थे तो एक कमज़ोर व्यक्ति जो रिसोल टायर है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आज रांची में प्रदेश भाजपा द्वारा एक भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, रांची महापौर रोशनी खलको, रांची विधायक सीपी सहित कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण मौजूद रहे। मौके पर बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर शीर्ष नेताओं ने उनके योगदान को किया याद। जहां रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आयोजित समरसता भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ बैठकर भोजन किया और स्वयं लोगों को भोजन परोसते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके संविधान के निर्माण का श्रेय बाबा साहेब को जाता है। उन्होंने कहा कि यह संविधान देश के नागरिकों को समानता, अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने बाबा साहेब के संघर्ष, संकल्प और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उनके योगदान को याद किया। आज हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। तो सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं और आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ को धन्यवाद देते हैं कि इस अवसर पर उन्होंने समरसता भोज का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे यहाँ शहर जिला के अध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता सब यहाँ पर आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित शासकीय निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से नगर पंचायती पलारी, जिला बालोद में 4 करोड़ 1 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही शहरी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकेगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने धर्मांतरण विधेयक 2026 को लेकर कड़ा विरोध जताया है। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है और ईसाई समाज इसे काला कानून मानता है। उन्होंने बताया कि गैर संवैधानिक प्रावधानों को हटाने की मांग को लेकर 45,000 हस्ताक्षरों के साथ आवेदन राज्यपाल को सौंपा गया है।
प्रेस वार्ता में उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर करना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2006 के पूर्व विधेयक का हवाला देते हुए बताया कि उस समय भी राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए थे और राष्ट्रपति ने इसे वापस लौटा दिया था। मकान खाली करवाना हो या कोई भी झगड़ा हो तो ईश दंडा का मात्र आरोप लगाने से उसको मृत्यु दंड हो जाती है। ऐसा ही प्रावधान छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण का मात्र आरोप लगाने से 20 साल की जेल हो जाएगी। तो हमारा मानना है कि ये जो है ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के विरोध में है। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण विधेयक 2026 न्याय के मूल सिद्धांतों को नष्ट कर रहा है। सरकारिया कमीशन का भी यहाँ हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं कि रिपोर्ट के अनुसार असंवैधानिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है। क्षेत्र अधिकार उसका नहीं होता है। सरकारी कमीशन का अनुच्छेद 1 और उसका अध्याय 3 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, against the interest of the constitution the governor cannot sign any documents. छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर और लोरमी दौरे के दौरान अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों में शामिल होकर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। बिलासपुर के जेल चौक में उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका बनाया संविधान देश को समानता और न्याय का मजबूत आधार देता है। इसके साथ ही लोरमी के ग्राम पर्थरी में आयोजित अंबेडकर जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब के विचारों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए सामाजिक एकता और समरसता को मजबूत करने पर जोर दिया। कापा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया और बाबा साहब एक समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे और सामाजिक समरसता का संदेश उन्होंने हम सबको दिया है और भारतीय जनता पार्टी हर मतदान केंद्र तक अंबेडकर जी के जन्म दिन को समरसता दिवस के रूप में मनाती है। अंबेडकर साहब जी ने बार बार ये कहा था कि समाज की प्रगति का आकलन करना है तो उस समाज में महिलाओं की प्रगति के आधार पर उस समाज के विकास का आकलन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को लेकर आवाज तेज हो गई है। ओबीसी संयोजन समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। समिति के प्रतिनिधियों ने जातिवार जनगणना और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी वास्तविक आबादी और सामाजिक स्थिति का सही आकलन हो सके। इसके साथ ही राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने और उच्च शिक्षा में सह आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके, जहां महाराष्ट्र के परतवाड़ा अचलपुर क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सनसनी फैल गई। इस मामले में कई लड़कियों के शोषण, जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप सामने आए, जिससे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस को 13 अप्रैल 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई। जांच में आरोपी अयान अहमद तनवीर अहमद 19 द्वारा लड़कियों से संपर्क बढ़ाकर उनकी इच्छा के विरुद्ध वीडियो बनाकर वायरल करने का खुलासा हुआ। प्राथमिक जांच में पीड़िताएं नाबालिग पाई गई हैं। मामले में आईपीसी की धारा 354, पॉस्को एक्ट की धाराएं 8 व 12 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 व 67A के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कई महत्वपूर्ण डेटा डिलीट कर दिए थे, जिन्हें साइबर विशेषज्ञों की मदद से रिकवर करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं न्यायालय ने आरोपी को 21 तारीख तक 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।
महाराष्ट्र के परतवाड़ा में चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। अचलपुर नगर परिषद की ओर से की गई इस कार्रवाई में आरोपी के घर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसे प्रशासन पहले से चिन्हित कर चुका था। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन के जरिए घर के सामने बनी लोहे की सीढ़ियों को भी तोड़ दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध निर्माण के खिलाफ की गई और नियमों के अनुसार ही इसे अंजाम दिया गया। इस दौरान प्रवीण तायडे स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंचे। उल्हासनगर में कुमार आयलानी की पुण्य स्मृति में सेंट्रल अस्पताल के पास अरुण कुमार वैद्य सभागृह में 4 साहिबजादे एमआरआई व सीटी स्कैन सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर विधायक कुमार आयलानी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व महापौर मीना आयलानी और अन्य परिवारजनों ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं पूज्य मधुसूदन जी महाराज ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया और इस जनहितकारी पहल की सराहना की गई। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से कथित वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के सदस्य पुरुषोत्तम कडलक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली और कालाबाजारी की जा रही थी। जांच में सामने आया कि श्रद्धालुओं से 3000 से 5000 रुपए तक की रकम वसूली जा रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को जल्द दर्शन कराने का लालच देता था और इससे बदले मोटी रकम वसूलता था। इस पूरे मामले ने आस्था के नाम पर हो रहे खेल को उजागर कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला श्रद्धालु का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।